नमस्कार। NIACL असिस्टेंट 2024 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हमने नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी एक वीडियो में दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग नहीं पता है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो फुल डिटेल्स के लिए। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है इस एग्ज़ाम के लिए 1 फरवरी 2024 से लेके 15 फरवरी 2024। अप्लाई करने का लिंक जैसे ही एक्टिवेट होता है हम आपको डिस्क्रिप्शन में वो दे देंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। तो इस वीडियो में बात करेंगे NIACL असिस्टेंट 2024 की एग्ज़ाम के लिए अपडेटेड सिलेबस क्या रहेगा। इस वीडियो में हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन सिलेबस दोनों के लिए सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि एग्जाम पैटर्न से ही आपको पता लगेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे दो फेज में सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। फेज 1 होता है जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और फेज 2 होता है जिसको बोलते हैं मेन एग्जामिनेशन। ऊपर जो आपको दिख रही है वो है फेज 1 ये वाला, और नीचे जो दिख रहा है वो है फेज 2 जिसको बोलते हैं मेन एग्जामिनेशन। फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी वही मैथ्स है। और मेन एग्जामिनेशन में देखेंगे तो यहाँ पे प्रीलिम्स के तो 3 सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, बट साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज बढ़ जाता है और जनरल अवेयरनेस, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये रही आपकी एग्जाम पैटर्न। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। तो सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज है, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी है, तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी है, चौथा कंप्यूटर नॉलेज है और पांचवा जनरल अवेयरनेस है। अब होगा क्या कि ये पहले के 3 सब्जेक्ट जो है ना वो प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, तीनों का सिलेबस तो सेम ही रहेगा, सबका सिलेबस सेम रहेगा, बट अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है तो आप जो एग्जाम का लेवल, क्वेश्चन लेवल समझ सकते हो वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। बट अगर मेन एग्जामिनेशन की बात चल रही है तो ये तीनों का या फिर सभी का मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। यानी इंग्लिश लैंग्वेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आसान देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली मेन एग्जामिनेशन, सेम फॉर रीजनिंग और सेम फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी। समझ में आ गई बात? और न्यूमेरिकल एबिलिटी को ही मैथ्स कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं सिलेबस के टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल जो है ना वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही रहता है, बट यहाँ पे अक्सर क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी मदद से आपको टाइम कंज्यूम ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको अक्सर 8 से 10 मार्क में देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोज टेस्ट। ये भी आपको 5 से 7 मार्क में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे आपको ब्लैंक्स मतलब फिलर्स आपको पता ही होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड तक किया ही रहेगा। उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन और करेक्शन, ये प्योर ग्रामेटिकल बेस है, यानी आपको ग्रामर का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप ये टॉपिक को कवर अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना होता है, या तो स्पेलिंग एरर दी होती है या फिर शब्द दिए होते हैं, वो कौन सी स्पेलिंग गलत दी है वो आपको ढूंढना रहता है। उसके बाद एंटोनियम, सिनोनियम्स, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद वर्ड यूजेज या फिर रिप्लेसमेंट, उसके बाद पैरा जंबल्स, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन करना होगा या फिर उसमें इंप्रूवमेंट लानी होगी। उसके बाद कॉलम बेस्ड फिलर्स रहेगा या फिर कॉलम बेस्ड मैचेस भी रहेंगे। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए और आपको उनको मैच करवाना है कि कौन सा स्टेटमेंट कनेक्ट या उसके साथ जॉइंट हो रहा है। उसके बाद सेंटेंस कनेक्टर, उसके बाद पैराग्राफ कंप्लीशन, उसके बाद मिसलेनियस। इस तरह से काफ़ी सारे टॉपिक बन जाते हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग एबिलिटी का। तो रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, उसके बाद है ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसके बाद है अल्फ़ाबेट, नंबर, अल्फा न्यूमेरिक या फिर वर्ड सीरीज एंड टेस्ट। ध्यान रहे कि ये पहले जो 3 चैप्टर दिख रहा है ना, कोडिंग डिकोडिंग आपको अप्रोक्सीमेटली 2 से 5 मार्क का चैप्टर है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट 1 से 3 मार्क का, सेम फॉर ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 से 3 मार्क का। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको 5 से 10 नंबर का चैप्टर देखने को मिलेगा, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए।
उसके बाद सिलोजिज्म है जो आपका 5 मार्क का चैप्टर है और इनइक्वालिटीज भी 5 मार्क का चैप्टर है। ये दोनों मिलाकर 5 मार्क का चैप्टर आप कंसिडर कर सकते हो। कभी कभी नसीब अच्छा है तो दोनों साथ में आ जाए तो आपको 5 से 8 मार्क के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। बट जनरली क्या होता है कि सिलोग्स होते हैं तो इनइक्वालिटी नहीं होती, इनइक्वालिटी होती है सिलोग्स नहीं होता, कभी कभी साथ में भी होते हैं। उसके बाद पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से आपके मिनिमम 15 सवाल या फिर मैक्सिमम 25 सवाल बन सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी चाहिए, क्योंकि ये समझ लो रीजनिंग में 50% से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी रहेगी और इसके लिए मैंने अपना एक सेपरेट पेज बना के रखा है पजल गुरुजी करके, तो आपको वो पेज पे अपलोड की गई सारी पजल चेक करनी रहेगी और उसको भी सॉल्व करना रहेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, जहाँ पे आपको अच्छे से उसके क्वेश्चन सीखने रहेंगे। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन का 1 मार्क का सवाल रहेगा। इनपुट आउटपुट आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। और लास्ट टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी, यानी यहाँ पे आपको चेक करना रहेगा दिया गया डेटा सफिशिएंट है कि नहीं आंसर करने के लिए। और लॉजिकल रीजनिंग के भी सवाल होते हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग का क्या होता है कि ये मेन एग्जाम में ही पूछा जाता है, जहाँ पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो ये रहा रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। देखो क्लरिकल एग्जामिनेशन है तो सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा फोकस रहेगा। आपको ये समझ लेना है कि 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के बनेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए और आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। उसके बाद नंबर सीरीज है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है। देखो नंबर सीरीज भी 5 नंबर का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 मार्क का चैप्टर है और डेटा इंटरप्रिटेशन प्रीलिम्स में 5 मार्क का और मेंस में आप 10 से 15 मार्क का चैप्टर कंसिडर कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये जो सारे चैप्टर मैंने बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए। इसके बाद जो चैप्टर बच जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में वो होते हैं उसके एरिथमेटिक चैप्टर या फिर वन लाइनर बेस्ड प्रॉब्लम, जहाँ पे एवरेज एंड एज फर्स्ट चैप्टर हो गया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, एरिया हो गया और डेटा सफिशिएंसी। तो ये जो सारे चैप्टर है ना वो मिसलेनियस चैप्टर है और यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स का वेटेज 1 से 2 मार्क कंसिडर कर लेना है, लास्ट चैप्टर को छोड़ के 1 से 2 मार्क का सवाल। यानी ये सभी चैप्टर्स में से आप ये समझ लो कि 10 से 15 मार्क के सवाल यहाँ इस चैप्टर से बनेंगे और बाकी सारे सवाल इस चैप्टर से बनेंगे, ठीक है। और डेटा सफिशिएंसी मेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें आपको डेटा सफिशिएंट है कि नहीं वही चेक करना रहेगा। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हो गए अपने इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस है और एज वेल एज यही टॉपिक मेंस एग्जामिनेशन में भी रहेंगे, बट मेन एग्जामिनेशन में आपकी इसका लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पहला टॉपिक रहेगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम सीखना रहेगा, जहां पे आपको नंबर कन्वर्जन भी सीखना रहेगा। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है इंटरनेट के टर्म्स एंड सर्विसेज आपको जानने हैं, बेसिक फंक्शंस ऑफ एमएस ऑफिस जानना है, कंप्यूटर एब्रीविएशन पढ़ के रखना है, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जान के रखना है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन आपको नॉलेज होना चाहिए, शॉर्टकट कीज जाननी है, ओएस की, एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज, डेटाबेस बेसिक्स और बेसिक्स ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड एंटीवायरस और बेसिक ऑफ लॉजिक गेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जो ट्रेंडिंग टॉपिक है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, वो उस पर भी आपको अच्छे से फोकस बनाए रखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। देखो मेन एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक स्कोरिंग भी होता है और ज़्यादा डिफिकल्ट पूछे तो डिफिकल्ट भी रहता है। अब जनरल अवेयरनेस में केवल करंट अफेयर्स नहीं होता, बट सबसे ज़्यादा सवाल जो बनते हैं वो करंट अफेयर्स से ही बनते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो करंट अफेयर्स के लिए आपको पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर पढ़ने चाहिए। मैं भी करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको मेरे वाले करंट अफेयर नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरे करंट अफेयर नोट्स ले सकते हो।
जो आपको काफ़ी अच्छे रहेंगे रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स और स्कीम्स विच इज़ इन द न्यूज़, या फिर रिसेंटली चेंज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस, एम्बेसडर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी रिसेंटली चेंज हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। पिछले 6 के 8 महीने के करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। अब जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक नॉलेज के, जैसे कि 2 से 5 सवाल। तो स्टैटिक नॉलेज के टॉपिक क्या रहेंगे? तो स्टैटिक नॉलेज में जैसे कि कैपिटल, कंट्री, करेंसी हो गया, स्टेट एंड कैपिटल हो गया, इंपॉर्टेंट डेज एंड इट्स थीम्स हो गया, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, एयरपोर्ट हो गया, स्टेडियम हो गया, पावर प्लांट, ऑटोमिक, हाइड्रोलिक, सोलर, रिवर्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, फेस्टिवल्स, डैम्स, वेन्यूज, जीआई टैग्स, रामसर साइट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी टॉपिक्स बन जाते हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे। बट अगेन मैं कह देता हूं, आपको मैक्सिमम सवाल आते हैं करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक नॉलेज आपको 1 से 2 मार्क या फिर 2 से 5 मार्क का ही पूछा जाएगा, तो आपको इस पर कम फोकस देना है। बट हाँ, टाइम है तो पढ़ ही लेना है अच्छे से। और 1 से 2 सवाल या फिर 2 से 5 सवाल बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी अवेयरनेस के भी होते हैं, जिसका सिलेबस रहेगा बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड बेसिक डेफिनेशन, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई फंक्शन, बैंक नेशनलाइजेशन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग ऑम्बर्समैन स्कीम, बेसल नॉर्म्स, उसके बाद बजट्स, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, उसके बाद ये सारे जो भी फर्म है उसके रिगार्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद आपका इसी तरीके से जो सिलेबस रहेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका बेसिक ही गो थ्रू करना है, आपको डीप डाइव नहीं करना है, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको अगर स्टैटिक सवाल पूछा जाए तो आपको उसके बारे में नॉलेज हो। बाकी करंट अफेयर्स में बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ तो आ ही जाएगी, बट अगर स्टैटिक न्यूज़ पूछे तो ये रहा सिलेबस। तो ये पूरा सिलेबस आपका NICL असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आवेदन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले